नमस्कार। आज हम एक कहानी के दिल में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो बनारस की गलियों से निकली है। इश्क, जुनून और शायद तबाही की भी बात करती है। हाँ, और हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इशारा करते हैं एक फिल्म की तरफ, तेरे इश्क में। और ये कहानी है शंकर और मुक्ति की। बहुत ही उलझी हुई तेज धार वाली कहानी लगती है ये। हाँ, बनारस की पृष्ठभूमि में वो शहर जो अपने आप में ही क्या कहते हैं, अध्यात्म और उथल पुथल का संगम है। बिल्कुल। तो आज कोशिश करते हैं इसी कहानी की परतों को खोलने की। शंकर और मुक्ति का सफर कैसा रहा, कहानी में कहाँ कहाँ मोड़ आए और आखिर में ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। शुरू करें? तो कहानी का आगाज होता है शंकर से। किरदार शायद धनुष निभा रहे हैं ऐसा पता चलता है। ये नौजवान बनारस में रहता है और लगता है जुनून का दूसरा नाम है। जुनून? हाँ, वो भी ऐसा जो सब कुछ भस्म कर दे। बड़ा भारी शब्द है ये। हाँ। और इसी जुनून से भरी जिंदगी में एंट्री होती है मुक्ति की। किरदार कृति सेनन से जुड़ा हुआ लगता है। जुनून, दूसरी तरफ मुक्ति, जिसके नाम में ही आजादी है। तो जब ये दोनों मिलते हैं क्या होता है? पहली नजर का प्यार। हाँ, कुछ वैसा ही लगता है। शंकर का प्यार फौरन होता है, बहुत गहरा और शायद हद से ज्यादा। वो वाला इश्क जो पूरी तरह आप पर हावी हो जाए। और शुरू में उनका रिश्ता भी वैसा ही जोशीला बताया गया है। हम्म। वो जुनून वाले पल। हाँ, शिद्दत वाले पल। एक ऐसा प्यार जो शायद समाज के बनाए नियम, दायरे, इन सबको चुनौती देता हो। अच्छा, तो मुक्ति को शुरू में ये अच्छा लगता है, शंकर की ये दीवानगी? लगता तो यही है। शुरू में वो खिंचती है इसी कच्ची भक्ति, इसी इंटेंसिटी की तरफ। कौन नहीं चाहेगा कि कोई उसे इतनी शिद्दत से चाहे, है ना? सही बात है, लेकिन यहाँ कोई लेकिन जरूर होगा। हाँ, यही कहानी थोड़ा मुड़ती है। पता चलता है कि वही तीव्रता, वही जुनून जो मुक्ति को पहले भाया था, वो धीरे धीरे उसे बोझ लगने लगता है। बोझ मतलब? जैसे दम घुट रहा हो, घुटन महसूस होने लगती है। ओह, तो वो प्यार और पजेसिवनेस हक जताने वाली जो बात होती है, उसके बीच की लाइन यहाँ मिटने लगती है। बिल्कुल सही। शंकर का प्यार सिर्फ चाहत या भक्ति नहीं रहता, वो जुनून की शक्ल ले लेता है, एक तरह का क्या कहते हैं, ऑब्सेशन। किसी को पूरी तरह अपना बना लेने की जिद। और ये जिद तो फिर रिश्ते की नींव हिला देती होगी। हाँ बिल्कुल। ये वो मोड़ है जहां से शायद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, अलगाव का, टूटने का। तो मुक्ति फैसला करती अलग होने का? हाँ, ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मुक्ति तय करती है कि उसे शंकर से अलग होना है। क्यों? वजह क्या बताई गई है? कुछ तो अंदाजा होगा। वजह एकदम साफ नहीं है सोर्स में, बस इशारे हैं। हो सकता है उसे एक ज्यादा सुकून वाली सुरक्षित जिंदगी की तलाश हो। या शायद परिवार का दबाव, ये भी होता है अक्सर। हाँ, ये भी मुमकिन है। या फिर जैसा हम कह रहे कि शंकर का वो जुनून, वो अस्थिरता जो शायद दम घोट रही थी। हो सकता है मुक्ति को बस उससे आजादी चाहिए थी, अपने नाम वाली मुक्ति। वजह जो भी हो, इस फैसले का शंकर पर क्या असर होता है? जाहिर है बुरा ही हुआ होगा। बुरा तो बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। दस्तावेज बताते हैं कि ये फैसला शंकर को पूरी तरह तोड़ देता है। उसकी दुनिया जैसे बिखर जाती है। और वो प्यार, वो जुनून अब एक गहरे, खतरनाक गुस्से में बदल जाता है। प्यार का गुस्से में बदलना, ये तो काफी डरावना है। तो ये गुस्सा उसे कहाँ ले जाता है फिर? तबाही के रास्ते पर, आत्मविनाश कह सकते हैं। वो जानबूझकर खुद को खतरे में डालने लगता है। लापरवाही। जैसे? क्या करता है वो? गुंडों से लड़ाइयां मोल लेना, मारपीट करना, हिंसक झड़पों में पड़ जाना। लगता है जैसे वो अपना अंदर का दर्द और गुस्सा बाहर निकालने का यही तरीका जानता हो, या शायद खुद को सजा दे रहा हो। उसका पूरा वजूद ही जैसे अपने दुख को बाहर निकालने की कोशिश बन जाता है। हाँ। और इसी बीच एक और ट्रेजेडी होती है, उसके पिता की मौत हो जाती है। ये तो उसे और भी अकेला कर देता होगा। पहले प्यार गया, फिर पिता। बिल्कुल, पिता का जाना उसे एकदम अकेला छोड़ देता है। सिर्फ उसका दर्द, उसका गुस्सा और वो बिल्कुल तन्हा। ये तो शंकर की कहानी का सिरा है। लेकिन मुक्ति, उसने तो आजादी चाहिए थी। क्या उसे वो मुक्ति मिली? दिलचस्प बात यह है कि नहीं। जानकारी यही कहती है कि मुक्ति भी आजाद महसूस नहीं करती। वो मुक्ति, वो सुकून जिसकी उसे तलाश थी, वो उसे मिलता नहीं है। अच्छा, वो भी परेशान है। हाँ, वो भी टूटती है अंदर से। अपराध बोध है, दिल टूटने का दर्द है। उसे भी शराब और सिगरेट जैसी चीजों का सहारा लेते हुए दिखाया गया है। तो दोनों अपनी अपनी जगह कैद में ही है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे शंकर की वो भावनात्मक परछाई है ना, वो अब भी उस पर मंडरा रही है। वो उस आदमी के असर से बाहर नहीं निकल पा रही जिसे उसने छोड़ा था।
ये तो कहानी को और पेचीदा बना देता है। दोनों तरफ दर्द, दोनों तरफ कैद। तो इस बिखराव से कहानी क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचती है? कोई टकराव होता है? हाँ, और वो टकराव बहुत नाटकीय बताया गया है। कहानी का चरम बिंदु ये होता है घाट पर, गंगा घाट पर। हाँ, और मौका भी खास है। मुक्ति अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। उसकी हल्दी की रस्म चल रही है, शादी से ठीक पहले वाली रस्म। हल्दी की रस्म, नई शुरुआत का प्रतीक। माहौल तो जश्न का होगा। हाँ, माहौल जश्न का ही होता है कि तभी दरवाजा जोर से खुलता है और शंकर। हाँ, शंकर। और उसकी हालत बहुत खराब। साफ दिखता है कि वो जख्मी है, जिस्मानी तौर पर भी और शायद उससे कहीं ज्यादा अंदर से। वो कहाँ से आ रहा है इस हालत में? वो अभी अभी गंगा किनारे से लौटा है, अपने पिता का अंतिम संस्कार करके। क्या बाप रे, मतलब पिता के दाह संस्कार से सीधा यहाँ मुक्ति की हल्दी में। हाँ, सोचिए क्या नजारा होगा। मेहमान सब घबरा जाते होंगे। जाहिर है, पर शंकर वो क्या करता है? वो मेहमानों को जैसे बिकता ही नहीं। उसकी नजरें सिर्फ मुक्ति पर टिकी हैं। वो सीधा उसके पास जाता है और उसके हाथ में कुछ होता है। हाँ, गंगाजल की एक छोटी सी शीशी, पवित्र गंगाजल। लेकिन उसके हाव भाव में पवित्रता कम, गुस्सा और दर्द ज्यादा झलकता है। उसके चेहरे पर क्या भाव बताए गए हैं? पूरी निराशा और जलता हुआ गुस्सा। और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो सबको चौंका देता है। क्या? वो गंगा जल मुक्ति पर डाल देता है। डाल देता है? आशीर्वाद की तरह? नहीं, आशीर्वाद की तरह बिल्कुल नहीं। एक इल्जाम की तरह, एक अभियोग जैसे कह रहा हो तुम गुनहगार हो। ये तो बहुत इंटेंस है। क्या वो कुछ कहता भी है इस वक्त? हाँ, और शब्द भी उतनी चुभने वाले हैं। वो कहता है कि ये पानी वो इसलिए लाया है ताकि मुक्ति अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले अपने पुराने पाप धो सके। पुराने पाप? ये तो बहुत कड़वी बात कह दी उसने। और बात यही खत्म नहीं होती। वो अपनी बात खत्म करता है एक घोषणा के साथ, जो दुआ कम बद्दुआ ज्यादा लगती है। एक अजीब सी मुड़ी हुई इच्छा। क्या कहता है वो? वो कहता है, वो प्रार्थना करता है कि मुक्ति का एक बेटा हो, और वो बेटा बिल्कुल उसी की तरह हो, एक शंकर। एक शंकर? ऐसा क्यों? ये कैसी दुआ हुई? ताकि, उसके शब्दों में, ताकि मुक्ति आखिरकार ये समझ सके कि जो प्रेमी प्यार के लिए मरते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। ओहो, ये तो उसके टूटे हुए दिल की चीख है, एक तरह से गुस्से और दर्द की इंतहा। ये प्यार नहीं, ये तो जख्म बोल रहा है। बिल्कुल, एक तरह का भावनात्मक प्रतिशोध। इस टकराव का, इन शब्दों का मुक्ति पर क्या असर होता होगा? ये तो किसी को भी अंदर तक हिला दे। यकीनन। लगता है ये वो पल है जब मुक्ति को हकीकत का आईना दिखता है, अपने फैसलों की असली कीमत, शंकर के प्यार की वो बेलगाम, वो खतरनाक गहराई। शायद सब कुछ एक साथ उसे समझ आता है। उसे एहसास होता होगा कि उसके एक कदम ने कितनी उथल-पुथल मचा दी है। हाँ, और इस बेहद तनाव भरे सीन के बाद कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। अंत? क्या कोई समाधान निकलता है? कुछ सुलझता है? समाधान शायद सीधा सीधा नहीं। यहीं पर निर्देशक के मूल विचार का जिक्र आता है, जो बताया गया है, इश्क समर्पण है, इश्क समर्पण है। लेकिन शंकर के केस में तो ये समर्पण जुनून बन गया था, वो जिसे आजकल पॉसेसिवनेस कहते हैं, मतलब किसी को अपनी जागीर समझ लेना। तो फिर इस समर्पण का क्या मतलब हुआ यहाँ? सही सवाल, और शायद यही सवाल कहानी उठाती है। क्या समर्पण का मतलब खुद को मिटा देना है? क्या इसका मतलब दूसरे पर हक जताना है? कहानी शायद इसी धारणा पर सवाल खड़े करती है। और अंत कैसा है? क्या हमें पता चलता है कि शंकर और मुक्ति का क्या हुआ? अंत, दस्तावेज कहते हैं कि अंत अस्पष्ट है, खुला हुआ, दर्शकों पर छोड़ दिया गया है। अस्पष्ट मतलब सवाल अधूरे रह जाते हैं। हाँ, कुछ बड़े सवाल, जैसे शंकर का क्या होता है? क्या उसका ये गुस्सा, ये दर्द उसे आखिरी कुर्बानी की तरफ ले जाता है, जैसे रांझना में हुआ था? क्या वो मौत में अपनी मुक्ति पाता है? ये एक संभावना है। या फिर कहानी मुक्ति पर फोकस करती है। क्या वो अपने अतीत के नतीजों को स्वीकार करती है? क्या वो अपनी मुक्ति पाती है जिम्मेदारी लेकर? ये बातें साफ नहीं है। नहीं, दर्शकों को खुद सोचना है, समझना है। लेकिन एक बात साफ है, शंकर और मुक्ति के लिए प्यार कोई परियों की कहानी नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक आग थी, एक ऐसी आग जिसने जिंदगी बदली भी और शायद खत्म भी कर दी। हाँ, एक ऐसी आग जिसने उन्हें ठीक भी किया और चोट भी पहुंचाई, आखिरी पल तक। ये प्यार की एक बहुत ही जटिल, बहुत ही तकलीफ देह तस्वीर पेश करती है। आम रोमांटिक कहानियों से तो बहुत अलग है ये। हाँ बिल्कुल,
यहाँ प्यार में सुकून कम, बेचैनी और तबाही ज्यादा दिखती है। ये किरदारों को उनकी हदों के पार धकेलता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस कहानी का मर्म क्या है? कौन सी कश्मकश है इसके केंद्र में? मेरे ख्याल से ये दो ताकतों का टकराव है। एक तरफ वो हद से ज्यादा बढ़ जाने वाला वो जुनूनी इश्क शंकर वाला, और दूसरी तरफ आज़ादी की वो बुनियादी इंसानी इच्छा, मुक्ति की चाहत, या कह लें उसके नाम का प्रतीक। और ये टकराव दोनों को कैसे बदलता है, कैसे तोड़ता है? कहानी यही दिखाती है। शंकर का जुनून मुक्ति की आज़ादी की तलाश से टकराता है, और इस टक्कर में कोई जीतता नहीं है शायद। दोनों ही जख्मी होते हैं, कोई भी पूरी तरह बच नहीं पाता। सही कहा। और कहानी जहां हमें छोड़ती है वो सवाल भी बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि जुनून की हद तक जाने वाला प्यार आखिर करता क्या है? जिंदगी बनाता है या मिटाता है? हाँ, और क्या ऐसी शिद्दत का अंजाम हमेशा तबाही होता है या हो सकता है? और वो समर्पण वाली बात, प्यार में समर्पण का आखिर मतलब क्या है? कहाँ तक? क्या होता है जब वो अधिकार जताने की भावना बन जाए? क्या वो फिर भी प्यार है? ये सवाल आज के दौर में और भी जरूरी लगते हैं जब हम रिश्तों में पर्सनल स्पेस, आज़ादी, इन सब की बात करते हैं। ये कहानी प्यार के उस स्याह पहलू को दिखाती है जहां चाहत और कब्जे के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और एक आखिरी सवाल, क्या ऐसी भयंकर तीव्रता, ऐसी तबाही के अंत में भी किसी तरह की मुक्ति, कोई मोक्ष मिल सकता है? क्या ये मुमकिन है? कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देती है। लगता नहीं कि ये आसान जवाब देने वाली कहानी है, बल्कि ये प्यार, जुनून, आज़ादी, समर्पण, इन मुश्किल चीज़ों पर गहराई से सोचने को उकसाती है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत तेरे इश्क में की कहानी के उन अंशों पर जो हमें मिले। यकीनन एक ऐसी कहानी जो ज़हन में रह जाती है और कई सवाल छोड़ जाती है।